तो हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग शुरू करेंगे ये अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इनैंशियोमर। तो इनैंशियोमर को समझते हैं, तो उसको समझने से पहले हम लोग कायरलिटी समझ चुके हैं, डेक्स्ट्रो क्या होता है, लीवो क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। अब उसी का एप्लीकेशन पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ये हमारा इनैंशियोमर होता है, इनैंशियोमर बनता कैसे है और किसको कहते हैं। तो इनैंशियोमर वो कंपाउंड है जो कंपाउंड क्या है, जो पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, उसके दो फॉर्म होने चाहिए, डी फॉर्म और एल फॉर्म। तो अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ये मेरा हाथ एक कोई कंपाउंड है, अगर इसका मिरर इमेज बने और वो नॉन से ऊपर इम्पोजिबल हो तो इसको हम बोलेंगे इनैंशियोमर। कोई एक कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, डी फॉर्म हो या एल फॉर्म हो, उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल हुआ तो वो क्या हुआ, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। नॉन सुपर इम्पोजिबल मीन्स ये कंपाउंड, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को पूरे अच्छी तरह से ढक दे। जैसे ये मेरा हाथ है, अगर ये मेरा हाथ मेरे पूरे हाथ को ऐसे ढक देता है तो ये सुपर इम्पोजिबल है। लेकिन अगर मेरा हाथ ये इसको ऐसे ढकता है तो ये जो फिंगर है, थम्स है, ये नहीं ढक रहा है तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया। ये मेरा हाथ, इसका मिरर इमेज ये, अगर बीच में अगर मिरर समझ लें तो ये मिरर इमेज हो गया। अगर इस मिरर इमेज को उठा के ऐसे इसके ऊपर रख दें तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो वो कंपाउंड जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, अन जनरल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही रहता है। तो उसमें क्या है कि अगर ये मान लीजिए हमारा कायरल सेंटर है, तो अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये डेक्स्ट्रो हो गया, इसी को डी आइसोमरी बोलते हैं या प्लस आइसोमरी बोलते हैं। तो इसका मिरर इमेज ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका मिरर इमेज जो है ये इसको नॉन सुपर इम्पोजिबल, अगर हम इस इमेज को उठा के इसके ऊपर रख दें तो OH क्या होगा, इस साइड OH आएगा और H ये इसके ऊपर आएगा, COH के ऊपर आएगा, CH3 के ऊपर आएगा, लेकिन OH H के ऊपर आएगा और H OH के ऊपर आएगा। तो ये पूरा कंपाउंड इस पूरे कंपाउंड को ढक नहीं पाएगा, तो मीन्स कहेंगे ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। और नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ये क्या हो गया, हमारा आइसोमर है। कायरल होना चाहिए और दोनों, ये डी है तो ये एल। सेम उसी तरह ये देखिए, यहाँ कायरल, ये भी कायरल। तो अब क्या है, ये क्लॉकवाइज है तो डी फॉर्म, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एल फॉर्म। और ये इसके मिरर, ये इसका मिरर इमेज है तो इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो Cl के ऊपर H के ऊपर Cl और इस H के ऊपर Cl, तो क्या होगा, ये इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ये बोलेंगे इनैंशियोमर, या इसको इनैंशियोमर पेयर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ दो के कारण ये बन रहा है, इसको इनैंशियोमर पेयर भी टर्म यूज़ करते हैं। और ये कंपाउंड है सेम, इसमें भी ये कायरल है। ठीक है, अब देखिए इसका भी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल, इसको ऊपर रख देंगे तो ये ढक नहीं पाएगा, तो ये भी क्या हो गया, हमारा इनैंशियोमर हो गया। लेकिन इनैंशियोमर की एक खास प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो लगभग बराबर होती है, लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस आता है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी। जैसे ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये वो डेक्स्ट्रो फॉर्म है, और ये कंपाउंड इसको घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो ये हमारा लीवो फॉर्म है। तो कंपाउंड सेम है, लेकिन इसका मिरर इमेज प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है तो ये हमारा डी फॉर्म है, और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, हमारा ये क्या हो गया, लीवो फॉर्म। तो ये इसमें इसका खास क्वालिटी है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराता है अलग ढंग से, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सेम होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई रिएजेंट है, वो हमारा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो क्या होगा कि जब रिएक्शन कराएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही बनेगा। लेकिन अगर हमारा रिएजेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा वो भी क्या होगा, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो रिएक्शन जब हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ इसका एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ वो हमेशा इनैंशियोमर का डिफरेंट होता है। जैसे आप लोग डी फॉर्म एल फॉर्म जानते हैं, तो डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म, लीवो फॉर्म, तो क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का भी डी फॉर्म और एल फॉर्म होता है। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ग्लूकॉन डी, तो ग्लूकॉन डी बायोलॉजिकली एक्टिव होता है और एल फॉर्म बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। तो हम लोग जब ग्लूकोज लेते हैं तो इसलिए ग्लूकॉन डी लेते हैं, उसका डी फॉर्म होता है, वो हमारे बॉडी में जाएगा, हमको एनर्जी देगा। लेकिन हमारा एल फॉर्म हमारी बॉडी में एक्टिव नहीं होता, वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग सीखेंगे
इनैंशियोमर के बाद डायस्टेरियोमर्स क्या होता है? डायस्टेरियोमर्स वो कंपाउंड होते हैं, वो स्टीरियो आइसोमर, कंपाउंड से बजाय हम स्टीरियो आइसोमर कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो वो स्टीरियो आइसोमर्स जो कि क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। तो इनैंशियोमर से कंपेयर कीजिए, इनैंशियोमर में वो स्टीरियो आइसोमर्स थे जो एक दूसरे को मिरर इमेज थे, लेकिन क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल थे। लेकिन यहाँ क्या है, कंडीशन है कि वो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोमर बोलेंगे। लेकिन डायस्टेरियोमर्स के साथ एक कंडीशन है, उसमें ये है कि उसके पास एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, तो वो डायस्टेरियोमर के कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको कि जैसे मान लीजिए हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को इस फॉर्म में अगर हम करें तो ये देखिए हमारा Cl, H और L है। तो ये इसका मिरर इमेज अगर यहाँ मिरर रहता तो ये क्या होता, एक Cl यहाँ है तो दूसरा Cl भी यहाँ था, लेकिन ये इसका मिरर इमेज नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा डाई स्टीरियोमर्स। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 2 कायरल कार्बन भी है। पहला कंडीशन ये क्या है कि ये जो डाई स्टीरियोमर है, इसके लिए एक शॉर्ट में समझ लें तो इसके पास 2 कायरल कार्बन, ठीक है, 2 कायरल कार्बन, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, मिरर इमेज नॉट मिरर इमेज। और तीसरा कि ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, उससे बहुत खास फर्क नहीं पड़ना है। ये 3 कंडीशन, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो, इनएक्टिव भी कोई बात नहीं, लेकिन 2 कायरल कार्बन होना चाहिए, मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो आपका क्या है हमारा ये हमारा डायस्टेरियोमर्स है। तो इस कंपाउंड में भी देखिए ये कंपाउंड है, ये इसका मिरर इमेज नहीं है, तो ये भी क्या हो गए, डायस्टेरियोमर हो गए। ये आसान टॉपिक्स है, लेकिन अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट होता है जब आपके कई कंपाउंड दे दिए जाते हैं, ये देखने में एक टाइप से लगते हैं, लेकिन वहाँ पूछा जाता है कि ये डायस्टेरियोमर्स है या इनैंशियोमर है। जैसे ये कंपाउंड है, ये 4 कंपाउंड का लिस्ट है, तो इसमें पूछा गया कि फर्स्ट और थर्ड पेयर बताइए क्या है, इनैंशियोमर है या डायस्टेरियोमर है या आइडेंटिकल है। जैसे हम बोले फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, बताइए, फिर आंसर देखिएगा। तो फर्स्ट और थर्ड देखिए, ये Cl एक साइड, तो इसमें अगर ये मिरर इमेज होता तो ये भी Cl इस साइड होता, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाते, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा डायस्टेरियोमर। फर्स्ट एंड फोर्थ, देखिए फर्स्ट और फोर्थ, तो क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारा डायस्टेरियोमर हो गया। देखिए सब में लेकिन 2 कायरल कार्बन है। अब देखिए सेकंड एंड थर्ड, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, अगर नहीं है तो ये भी क्या हो गया हमारे डायस्टेरियोमर हो गया। अगर फिर नेक्स्ट देखिए सेकंड एंड फोर्थ, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ये भी नहीं एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ये भी क्या हो गया डायस्टेरियोमर। फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखिए क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, हाँ ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसीलिए ये क्या हो गया, जब मिरर इमेज है और ये मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये क्या हो गया हमारा इनैंशियोमर। और सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, अब देखिए क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, और ये मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है, तो ये क्या हो गया हमारा इनैंशियोमर। तो ये दोनों क्या हो गया हमारा इनैंशियोमर, और ये हमारा पूरा क्या हो गया डायस्टेरियोमर। ठीक है, तो अब ये समझ गए, तो फिर उसी बेसिस पे इसको लगाइए। पहले वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, तब देखिएगा, नहीं तो होगा क्या कि सीख नहीं पाएंगे। सीखने के लिए पहले खुद से ट्राई कीजिए। देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो पहले यहाँ देखिए 3 कंपाउंड है, तो फर्स्ट और थर्ड देखिए, फर्स्ट और थर्ड, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा डायस्टेरियोमर। और सेकंड और थर्ड, क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारा डायस्टेरियोमर्स। फर्स्ट एंड सेकंड,
क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज है। ध्यान से देखिए, OH के सामने OH, H के सामने H, मिरर इमेज ऐसे ही पहचानते हैं। उसके सामने मिरर लगाएंगे तो जैसे जो है उसके सामने ही आएगा ना। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ये क्या हो गया? एनंशियोमर। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न इस टाइप में होता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये मीज़ो कंपाउंड क्या होता है। मीज़ो कंपाउंड उस कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें कायरल कार्बन तो होता है लेकिन सिमेट्री पाया जाता है। तो अब हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि जिसमें कायरल कार्बन हो, अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो, अगर उसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट हो, वो क्या होगा? हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो मीज़ो कंपाउंड वो वैसी कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है, लेकिन उसमें कायरल कार्बन पाए जाते हैं ड्यू टू सिमेट्री। और ड्यू टू सिमेट्री कायरल कार्बन पाए जाते हैं, तो बोला जाता है कि जो हमारा मीज़ो कंपाउंड होता है कि वो ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन। अब इंटरनल कॉम्पनसेशन क्या है उसको भी समझते हैं। देखिए इधर ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, इसमें ये कार्बन हमारा कायरल है, ये भी कायरल कार्बन है। तो इसमें ये देखिए इसको इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया कि सिमेट्री मिल गया। कौन सा सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब इंटरनल, और ये तो इस थियोरेटिकल बताया गया, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं तो प्रैक्टिकली जब इस कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, पोलैरिमीटर में भेजते हैं, डालते हैं, तो होता क्या है कि इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये जो कायरल पार्ट है, ये अगर मान लीजिए इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो डी फॉर्म होता है, और ये वाला जो कायरल पोर्शन है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज एल फॉर्म होता है। तो इसका मतलब इसका 50% पार्ट जो क्या है डेक्स्ट्रो है, और इसका 50% क्या हो गया? लीवो। एक ही मॉलिक्यूल का दो पार्ट अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है, आधा डेक्स्ट्रो आधा लीवो। तो ये 50 एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं, मतलब रोटेशन नहीं हो पाएगा। अगर जैसे बोलें कि इसमें हम थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, अगर ये हमारा ये पेन है, अगर हम क्या करते हैं इस पे हम इसको इधर फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं और इधर फोर्स थोड़ा कम लगा रहे हैं, तो जिधर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे वो उधर घूमेगा। लेकिन अब हम क्या करें, जितना फोर्स इधर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स क्या करें इसके अपोजिट लगाएं, तो क्या ये मूव करेगा? अगर इधर भी इतना फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी इतना फोर्स लगा रहे हैं, तो मूव नहीं करेगा। लेकिन क्यों नहीं मूव करेगा? कि ये फोर्स इसके फोर्स को क्या करता है? कैंसिल कर देगा, कॉम्पनसेट कर देगा। उसी तरह जितना ये मॉलिक्यूल इधर घूम रहा है उसका अपोजिट मॉलिक्यूल इधर घूम रहा है, तो ये एक दूसरे से कॉम्पनसेट कर दे रहा है, मतलब इसको रोटेट करने नहीं दे रहा है। तो इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी है नहीं। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड है ये क्या करे? रोटेट करे किसी फिक्स डायरेक्शन में। इसलिए 50% डी तो 50% एल, दोनों एक ही मॉलिक्यूल में, तो एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मीज़ो कंपाउंड। तो मीज़ो कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या है? उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए? उसके में सिमेट्री पाई जानी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकेंड। देखिए तो क्या इस कंपाउंड में ये कार्बन कायरल, ये भी कायरल, लेकिन क्या इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट, क्योंकि ऊपर CH3 CN है, तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। ऐसे भी करेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा इसमें सिमेट्री क्या हो गया? एब्सेंट और कायरल प्रेजेंट, तो ये क्या हो गया हमारा? मीज़ो नहीं है। मीज़ो के लिए सिमेट्री होनी चाहिए, कायरलिटी के साथ साथ सिमेट्री भी होनी चाहिए। अब देखिए इसमें ये कार्बन कायरल, ये भी कायरल, कायरल क्या है? कायरलिटी क्या है? प्रेजेंट। क्या इसमें सिमेट्री है? इसको जैसे कट कर इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, तो सिमेट्री भी क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट। तो क्या ये मीज़ो होगा? हाँ ये मीज़ो होगा। अब इस पे आते हैं। इसमें देखिए ये कार्बन कायरल, ये भी कायरल, ये कायरल नहीं है क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है, तो इसमें कायरलिटी, तो कायरल कार्बन प्रेजेंट, सिमेट्री इसको ऐसे इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो सिमेट्री भी हमारा प्रेजेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा मीज़ो हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, ये वाला कार्बन कायरल, ये वाला नहीं होगा, ये होगा, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये ग्रुप सेम है, ये भी ग्रुप सेम है, ठीक है।
अब इसमें सिमेट्री ऐसे इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, ऐसे इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ से इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो हो जाएगा। तो कायरल कार्बन प्रेजेंट, सिमेट्री भी प्रेजेंट, तो ये भी कंपाउंड क्या हो गया हमारा, मीज़ो। तो पहचान लेंगे ऐसे, तो एक बार देख लीजिएगा। तो अब हम समझेंगे मीज़ो कंपाउंड के बाद रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। रेसमिक मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ध्यान रखना ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही लेंगे, जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों इक्वल अमाउंट में किसी सोल्यूशन में मिला दें, कोई इसका सोल्यूशन लें, तो वो हमारा कहलाएगा रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर कब बोलेंगे, जब डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों इक्वल अमाउंट में उसको का अगर सोल्यूशन हो जाए तो उसको बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रेसमिक मिक्सचर होता है वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन क्यों होता है, ये होता है एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन के कारण। जैसे अभी हम लोग देखें मीज़ो कंपाउंड में, मीज़ो कंपाउंड में कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव था ड्यू टू इंटरनल कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेसमिक मिक्सचर है वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। आप समझते हैं ये होता कैसे, ये क्या काम कर रहा है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई सोल्यूशन ले लेते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, उसका 50% लेते हैं, उसका 50% जब दोनों को एक कंटेनर में मिला देते हैं तो वो जो हमारा सोल्यूशन बनकर रेडी होता है उसको हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब उस मिक्सचर को जब पोलारीमीटर से चेक करते हैं उसका रोटेशन किसी भी कंपाउंड का, वो डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, पोलारीमीटर से जब पास कराते हैं तो होता क्या है कि पोलारीमीटर में ये मान लीजिए डी फॉर्म है और ये एल फॉर्म है, तो डी फॉर्म ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा और इसको एल फॉर्म घुमाएगा। तो ओवरऑल जो सोल्यूशन है 50% डी फॉर्म घूम रहा है और 50% एल फॉर्म घूम रहा है, तो ये एक दूसरे का क्या करें, कॉम्पनसेट करता है। मीन्स इसके रोटेशन को इसके रोटेशन को ये क्या करता है, कैंसिल कर रहा है, ओवरऑल जीरो रोटेशन हो रहा है। मतलब ये इधर घूमना चाह रहा है और ये इधर घूम रहा है, तो क्या फाइनल रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए इसमें कोई रोटेशन नहीं होता और ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन और इंटरनल कॉम्पनसेशन समझते हैं, एक मॉलिक्यूल का दो पार्ट है, एक मॉलिक्यूल का एक पार्ट डी क्लॉकवाइज घूम रहा है, डी फॉर्म है, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एल फॉर्म है। तो एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट हो रहा है, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, तो इसलिए इंटरनल कॉम्पोजिशन। लेकिन ये मॉलिक्यूल के ये पूरे सोल्यूशन की बात हो रही है, ये मॉलिक्यूल पूरा अलग बिहेव कर रहा है, ये मॉलिक्यूल पूरा अलग बिहेव कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, एक ही मॉलिक्यूल का दो पार्ट, एक डिफरेंट रोटेशन शो कर रहा है, एक डिफरेंट है, तो इसलिए इंटरनल हो गया, एक मॉलिक्यूल के अंदर है, लेकिन ये पूरे सोल्यूशन के अंदर है। तो ये बाहर अलग बिहेव कर रहा है, ये अलग बिहेव कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। तो उस बेसिस पे कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है। लेकिन ये फाइनल पूरे सोल्यूशन की बात हो रही है और ये सिर्फ एक कंपाउंड की बात हो रही है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है। तो इसी वजह से तो कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। If 60% of D-lactic acid and 40% of L-lactic acid are mixed together, then mixture will be। अब देख 60% D फॉर्म है लैक्टिक एसिड का, 40% L फॉर्म है। अगर देखिए जब ये जब दोनों इक्वल अमाउंट में थे तो फाइनल रोटेशन 0 था, लेकिन अगर इसमें 60% D फॉर्म है और 40% L फॉर्म है तो 60 क्या है, L D फॉर्म ज़्यादा है, तो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये 60 है और ये 40 है, 60% D है और 40% L है, तो इस 40% को इसका 40% क्या करेगा, कॉम्पनसेट कर देगा, तो 40% का नेट रोटेशन 0 हो जाएगा। लेकिन 20% अभी भी बचा हुआ है जो कि किस फॉर्म में है, डी फॉर्म में है। तो इसीलिए जो ओवरऑल फाइनल मिक्सचर होगा वो हमारा क्या होगा, डी फॉर्म में कहलाएगा। तो हमारा फाइनल मिक्सचर ये होगा, वो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि ये 20% एक्स्ट्रा डी है। तो इस जो 20% एक्स्ट्रा डी बचा है इसको बोलते हैं इनैंशियोमर एक्सेस। जो एक्स्ट्रा बचा है इनैंशियोमर एक्सेस, और ये जो हमारा जो फाइनल मिक्सचर है वो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, ठीक है।